अच्छा, आज हम पढ़ते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को। तो जिस तरह हमने फोर्स मेथड को देखा था कि वो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करता है, तो इसी तरह जो हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है वो भी हमारे इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ है वो ये देखनी है कि आपके स्ट्रक्चर में इंडिटरमिनेसी कितनी है। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में इनडिटरमिनेसी किस तरह से सॉल्व होती है। वो सिंपल सॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास मैंने तो बताया ना, अगर हॉरिजॉन्टल लोड ना हो तो हमारा रोलर या हिंज बराबर ही होता है इस बीम्स के केस में। ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज मैं इसकी ये देखूं, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन डायग्राम है, ठीक है, इसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम है वो ऐसे बनेगी कुछ। ठीक है। ऐसे, 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 ऐसे। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं ना, वही डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी होती है। ठीक है। इसमें तो इसके अंदर जो आपके बेसिकली होंगे ये एक थीटा ए, यानी ये बेसिकली रूलर है ना। अगर ये फिक्स होगा ना तो फिर थीटा यहाँ क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। तो इस केस में आपका जो बेसिकली इसमें बेसिकली सॉरी, इसको हम डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने अगर आप देखें, जो मैं क्वेश्चन जो आपने मुझे नोट्स भेजे हैं ना, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मैनी एक्सटर्नल रिडंडेंसी डज द बीम हैव। ठीक है। तो एक्सटर्नल जो रिडंडेंसी है वो बेसिकली आपके पास कितनी होगी, वो तीन होंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास एक थीटा ए हो जाएगा, ये एक थीटा बी हो जाएगा, ठीक है, और एक ये थीटा सी हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे फिक्स होता तो ये चूंकि ये अगर इसमें अगर ये आपके पास फिक्स होता तो यहाँ पे ये जीरो हो जाता। ठीक है। तो चूंकि ये रूलर है तो ये थीटा ए होगा, थीटा बी और थीटा सी। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर तीन है। ठीक है। तो इसी इसकी फिर तीन इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं कैसे बनेंगी। तो सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो फिक्स एंड मोमेंट, लेट मी चेंज द कलर। तो सबसे पहले आपने फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है। फिक्स एंड मोमेंट ऑफ ए बी, ठीक है। इसी तरह फिक्स एंड मोमेंट ऑफ बी ए, फिक्स एंड मोमेंट ऑफ बी सी एंड सी बी। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये एक मेंबर है ना, तो आप इस मेंबर को ऐसे ले रहे हैं। ठीक है। ऐसे। तो ये 16 16 है, और ये 8 है, और 4 4 पे डिस्टेंस पे। ठीक है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है पी एल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है। तो पी कितना हो जाएगा 16, एल लेंथ कितनी है 8 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, 16 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरह फिक्स एंड मोमेंट ऑफ बी ए, ये भी इसी के बराबर होगा। ठीक है। ये फार्मूलाज गिवन होते हैं आपको पेपर्स में कि अगर लोड बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है तो इस एंड की मोमेंट क्या होगी और इस एंड की मोमेंट क्या होगी। ठीक है। तो बी ए भी बराबर होगा 16 किलो न्यूटन मीटर के। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है फिक्स एंड मोमेंट ऑफ बी सी। ठीक है, उसका फार्मूला होगा, ठीक है, अगर आपके पास ये केस बन रहा है ना, ठीक है, 16 किलो न्यूटन पर मीटर और 8 लेंथ है, तो इसका फार्मूला होगा WL² डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। आ, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, सॉरी। ठीक है। तो ये 12 WL² डिवाइडेड बाय 12, तो लोड कितना है 16,
लेंथ कितनी है, 8 / 12। ये मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। W/12। तो ये आ जाएगा आपके पास 85.33 किलो न्यूटन। ओके। इसी तरह फिक्स एंड मोमेंट ऑफ BCB, इसका भी यही फार्मूला होगा। ठीक है, 85.33। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो साइन नोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसी को लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने साइन नोटेशन ये यूज करनी है। ठीक है। यहाँ से समझाता हूँ। ये एंड माइनस, ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये पॉजिटिव। तो ये इसके साथ क्या होगा, ए बी के साथ माइनस, बी ए के साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, और इसके साथ पॉजिटिव। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप था कि हमने जो है वो फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं पेज 2 पे। तो आपको पेज 2 नजर आ रहा है? जी। जी नजर आ रहा है। चलें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है ना, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, उसकी एक इक्वेशन है। ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या है, बेसिकली वो आपने याद रखनी है, या आई थिंक कभी कभी पेपर्स में भी गिवन होती है। ठीक है। वो है इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मैं मूवमेंट ए बी के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है। उसका फार्मूला होगा फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ ए बी +2 EI/L इंटू 2 थीटा ए, क्योंकि ये ए है, +θ B -3 डिफ्लेक्शन, ये अयोटा का साइन होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये नोटेशन समझा देता हूँ। तो फिक्स एंड मोमेंट ऑफ ए बी हमने कैलकुलेट कर दी थी, आई थिंक हमारे पास आई थी 8। ठीक है। 8 आई थी जी, 16 आई थी। ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे पुट होगी 2 EI। बेसिकली EI हमारे पास ना नॉर्मली कांस्टेंट होता है, अगर कोई वैल्यू गिवन है तो आपने डाल देनी है, वैसे कांस्टेंट होती है। लेंथ की वैल्यू डालनी है, लेंथ ऑफ मेंबर। और अगर ये ए बी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इधर 2A आ जाएगा, और अगर बी तो ये बी आ जाएगा -3। ये जो है ना, ये डिफ्लेक्शन होती है कि अगर फॉर एग्जांपल गिवन हो कि आपका कोई मेंबर जो है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला मेंबर है ए बी, अगर पेपर में गिवन हो कि जो मेंबर ए है या मेंबर बी है, वो किसी पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब पहले ही वो डिफ्लेक्ट हो चुका है, डिफ्लेक्शन उसकी गिवन हो, तो वो इसकी वैल्यू यहाँ डालते हैं। तो नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं आती ये वैल्यू। ठीक है। तो अगर वो वैल्यू गिवन होगी तो हम इधर डाल देंगे, वरना ये वैल्यू हम जीरो रखेंगे। ठीक है। तो ये वाली हम जीरो रखेंगे या बस इग्नोर कर देंगे? नहीं, गिवन नहीं है ना अभी, आप देखें तो, जस्ट अ मिनट। ये अगर आप जो आपने मुझे भेजे हैं ना नोट्स, उसमें ये वैल्यू नहीं गिवन। ठीक है। मतलब उन्होंने कोई जी। इसके हवाले से बात ही नहीं की कि हमारा कोई स्पोर्ट जो है ना वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे हम्म। पास वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके। जब ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा कि लेट्स सपोज अगर वैल्यू गिवन होगी तो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है। ओके। तो हम अब ये हम, आप इस ये लास्ट में जो थ्री है उसकी बात कर रहे हैं ना? जी जी, इसकी बात कर रहा हूँ, ये डिफ्लेक्शन की हाँ। वैल्यू। ओके। ओके। तो ओके। अभी हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो मोमेंट ए बी, मतलब फिक्स एंड मोमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या थी, -16 +2 हाँ। EI/L हमारे पास कितना था, 8। 8 हाँ था। जी, टोटल लेंथ 8 थी। 8 इंटू 2 θA +θB, ये जीरो हो जाएगा तो उसको आप छोड़ दें। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा -16 और 2 to the 4, तो 1/2 EI θA। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4।
ई आई थीटा बी। ठीक है। तो आपके पास ये जो होगी ना, ये इसको आप कहते हैं इक्वेशन वन। ठीक है, ये बात समझ आएगी आपको। हाँ जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इक्वेशन। और सेम आपने मोमेंट की इक्वेशन लिखनी है बी ए के लिए। तो उसका क्या फार्मूला होगा? फिक्स एंड मोमेंट ऑफ बी ए प्लस टू ई आई ओवर एल। अब टू टू थीटा बी इधर आएगा और थीटा ए इधर आ जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू क्या थी? +16 प्लस टू ई आई एल, हमारे पास कितना था? 8। टू थीटा बी प्लस थीटा ए, तो ये आ जाएगा 2 to the 4 और 1/2 ई आई थीटा बी प्लस 1/4 ई आई थीटा ए। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है। जी। अब आपने क्या करना है, सेम इक्वेशन लिखनी है सी बी के लिए। ए बी, बी ए सी बी। ए बी सी, सॉरी एक मिनट, ए बी सी। तो ए बी हो गया, बी ए हो गया, बी सी, बी सी, बी सी, बी सी। ठीक है। तो ये बी सी, बी सी, तो इधर आ जाएगा बी, तो इधर आ जाएगा सी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। हाँ जी। तो ये वैल्यू कितनी थी? 85.33। तो ये माइनस नोटेशन साइन का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है। टू ई ओके। आई और एल हमारे पास कितना था? 8। 8 um, जी। टू थीटा, ठीक है, बी प्लस थीटा सी। अच्छा, तो अब आपने क्या कैलकुलेट कर, कैसे कैलकुलेट करना है? -85.33 प्लस 2 to the 4 और 1/2 ई आई थीटा बी प्लस 1/4 ई आई थीटा सी। ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 3। अच्छा, अब सेम इक्वेशन किसके लिए लिखेंगे? ए बी, बी ए सी बी और सी बी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। हाँ जी। अच्छा, अब आपके पास ना 4 इक्वेशंस हैं। अच्छा, अब आपने क्या यहाँ पे करना है कि अगर मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखूं, तो ए बी सी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस्तेमाल करनी है इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज से ये देखना है कि जो इक्वेशंस हैं वो बेसिकली किसके इक्वल्स हो सकती हैं। देखें, ये आपके पास पता है, आपको हिंज है, तो इस पॉइंट पे मोमेंट तो जीरो होती है। ठीक है, इस पॉइंट पे मोमेंट क्या होती है? जीरो। इस पॉइंट पे मोमेंट क्या होती है? जीरो। ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन है ए बी, वो इक्वल हो जाएगी जीरो के।
इसी तरह जो हमारी इक्वेशन है सी बी, वो भी जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कितनी इक्वेशंस लिखी थी, चार इक्वेशंस। तो उनमें से जो दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, पहली और लास्ट, ठीक है, ये इक्वेशन, ये, ठीक है, ये चौथी इक्वेशन है ना। तो ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के, ठीक है, यानी मोमेंट सी बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई। इसी तरह जो हमारी पहली इक्वेशन है ए बी की, ठीक है, वो भी इक्वल टू हो जाएगी जीरो के। तो इसकी जगह हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपको बात समझ आ गई है कि मैंने इसको जी जीरो सर। क्यों किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट जो है ना, ये है तो हिंज है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे मोमेंट जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये जॉइंट जो है ना, ये इंटरमीडिएट जॉइंट है, ठीक है। तो इस जॉइंट पे क्या होगा, बेसिकली इस जॉइंट का ये होगा कि इस पॉइंट पे जो मूवमेंट होगी ना, फॉर एग्जांपल मूवमेंट बी ए, वो इक्वल होगी मूवमेंट बी सी के, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अगर इंटरमीडिएट जॉइंट पे हिंज आ रही है, ठीक है, हिंज होती है इंटरमीडिएट पे, तो उस पॉइंट पे जो मूवमेंट होगी एम ए और एम एम बी ए और एम बी सी, ठीक है, वो होगी इक्वल। वो हमेशा क्या होगी, इक्वल। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 16 आ गया तो ये भी 16 होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो एम ए एम बी ए और एम बी सी, यानी जो इक्वेशन टू थी और इक्वेशन थ्री थी, उसको आपस में इक्वेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा जो प्राइमरीली मकसद है वो बेसिकली तीन वेरिएबल कैलकुलेट करना है, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, जो कि रोटेशंस हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन टू थी, इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन टू, ठीक है, और इक्वेशन थ्री, इनको आपस में इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन टू हमारे पास क्या है, 16 प्लस हाफ थीटा बी प्लस 1/4, ठीक है, ये क्या है, एम बी ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये दोनों बराबर है ना, मैंने आपको क्या कहा, एम बी ए इक्वल होगा एम बी सी के। तो ये जब इधर आएगी, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एम बी ए माइनस एम बी सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन इसमें ये होगा कि ये इक्वल तो होगा आपस में, लेकिन इनके साइन आपस में नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने इक्वेशन को यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। ये इस उस जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा ना, तब ये आपको पॉइंट समझ आ जाएगा कि ये इक्वल तो होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साइन ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो आपने ये इक्वेशन कंपैटिबिलिटी की याद रखनी है कि एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास एम बी ए यानी ये मोमेंट आ गई है, ठीक है, ये मैंने इसी तरह लिख दी। अब आगे किसकी इक्वेशन लिखनी है, एम बी सी की। तो एम बी सी की क्या वैल्यू है, ये, ठीक है, एम बी सी की वैल्यू क्या है, ये। तो अब हम इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये कितनी आएगी, इधर ये प्लस, तो साइन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा माइनस से, 85.33 प्लस हाफ ई ए थीटा बी प्लस 1/4 ई आई थीटा सी। अच्छा, यहाँ पे मैंने थीटा ई आई थीटा ए नहीं दिखा था, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ओ, पहला क्या है, 16 माइनस 85.33, तो ये क्या होगा, -69.33 प्लस, तो थीटा बी और थीटा बी 1/2 प्लस 1/2, तो ये ई आई थीटा बी हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 1/4
1/4 EI θ A प्लस 1/4 EI θ C, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं इनको इसको थोड़ा सा ना अरेंज कर लेता हूँ, यानी पहले ए रख लेता हूँ, फिर बी लिखता हूँ, तो फिर सी रखता हूँ। तो ये बेसिकली जब मैं इक्वेशन को अरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप ई आई को कांस्टेंट ले लें, क्योंकि ई आई कांस्टेंट है तो ये वैसे बार बार आपको तंग भी कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे आप θ A रख लें, ठीक है। वन, ये हो गया ए। बी हो गया सिंपल θ B। सी कितना हो गया, 1/4 θ C। ठीक है, ये माइनस है, जब उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन बन गई। इक्वेशन, इसको आप 5 कह लें। अच्छा, अब आप एक बात ये देखें कि आपके पास इक्वेशन सारी बन गई हैं, ठीक है। अगर मैं आप थोड़ा सा अरेंज करूं, तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या बन गई है, ये वाली, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बन गई है आपके पास ये वाली, ठीक है। तीसरी बन गई है आपके पास ये वाली, ठीक है। तो तीन इक्वेशंस बन गई है, तीन हमारे पास अननाउंस थे और तीन इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको बात समझ आई है कि इक्वेशंस कैसे बनी है। जी समझ आ रही है। तो अब आप सिंपल क्या करें कि इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो उसका क्या सिंपल वे है, उसके लिए हम करते ये हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को करता हूँ, जो जो इक्वेशन ये है, ठीक है। यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को भी अरेंज कर लेता हूँ, यानी ए पहले कर लेता हूँ, बी बाद में कर लेता हूँ, सी। तो सबसे पहले ए क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ θ A प्लस 1/4 θ B। θ C 0 हो जाएगा, θ C 0 इक्वल टू 16। यानी जस्ट अरेंज किया है। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 होगी। इसको मैं इसको रिमूव कर, इसको मैं मिटा दूं। जी सर, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास इक्वेशंस ना, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अच्छा, जो इक्वेशन 2 थी, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी, पेज नंबर 5 से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या था, उसके अकॉर्डिंगली था हमारे पास, उसमें जो ए था वो 0 था, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो लेट मी शो, आइए, ठीक है। AB BA BC CB ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसमें जो θ A का वेरिएबल जो उसके साथ वैल्यू है वो 0 है। बी के साथ 1/4 है। सी के साथ हाफ है। और जब 85.33 उधर जाएगा तो -85.33 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 3 हमने, इक्वेशन 3 बेसिकली वो है आपके पास इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, जो कि ये है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 θ A प्लस θ B प्लस 1/4 θ C इक्वल टू 69.33, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 बन गया। अब आपने क्या करना है कि ये θ A θ B और θ ये C सारे इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप ये बेसिकली आप मैनुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके लिए, इसके लिए आपको मैट्रिक्स लगाना लगाना पड़ेगा।
तो इसका आपको मैं कैलकुलेटर पे एक सिंपल वे बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने आती है? कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं तीन वेरिएबल्स को? जी सर आती है। ठीक है। तो मैं फिर जल्दी जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे और देख लेता हूँ इसके आंसर्स क्या हैं, ठीक है। तो ओके। ये मैट्रिक्स क्या है, और सॉरी मैट्रिक्स नहीं आएगा, ये इसमें आएगा इक्वेशंस में। इक्वेशंस गया और इक्वेशन टू पे गया, ठीक है। 0.5, 0.25, 0, 16, 0, 0.25, 0.5 -85.33। सर आंसर -37.33। एक मिनट, जस्ट मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर हम मैच कर लेंगे। ओके। आ, सबसे पहला आपके पास क्या आया? 37, -37.33। सेम, मेरा भी यही आया। इसके नीचे बेशक ई आई भी लिख दें। थीटा बी आपके पास आ गया 138.66, हाँ जी। जी। और थीटा सी आ गया -240। जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो तीन वैल्यूज हैं, ठीक है, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, इन सब को बारी बारी अपनी मेन इक्वेशंस में डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी थी मोमेंट ए बी की, उसमें ये वैल्यू डालनी है। फिर बी ए में डालनी है, फिर बी सी में डालनी है, और फिर सी बी में डालनी है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास बेसिकली चार मोमेंट्स आ जाएंगी, एक, दो, तीन, चार, जी। ठीक है। अच्छा, जब आप ये वैल्यूज डालेंगे, ठीक है, एम ए ए बी, एम ए बी तो मैंने मिटा दिया वैसे। जब आप उसमें ये वैल्यू डालेंगे तो ये हमेशा आपके पास जीरो आएगी। तो ये आपके पास एक बेसिकली चेक भी हो जाएगा कि ये मेरे जो तीनों हैं ये ठीक है या नहीं ठीक। इसी तरह जब आप सी बी में डालेंगे तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी जीरो। अच्छा, जब आप बी ए में डालेंगे और बी सी में डालेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, ठीक है। ये आपके पास एक चेक ओ, होगा, यानी इसकी वैल्यू शुड भी पॉजिटिव होनी चाहिए और इसकी वैल्यू शुड भी नेगेटिव होनी चाहिए। तो अभी हम चेक भी कर लेते हैं। तो बी ए में हम वैल्यू डाल देते हैं, बी ए में, बी ए की तरफ, ये बी ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू थी? बी ए में, इसमें मैं वैल्यूज आ रहा हूँ, ठीक है। थीटा बी की क्या वैल्यू थी? ये तभी की वैल्यू थी 138.66। 138.66। और थीटा ए की? थीटा ए की थी -37.33। 37.33, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 70.4, जी। ठीक है। ये हाँ लिख रहा था ना मैं, 70.4। जब आप पीसी में ये वैल्यू डालेंगे तो ये आप देखेंगे कि यही वैल्यू आ रही है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ आ रही है, ठीक है। इसको आप बेशक चेक भी कर लीजिएगा। जी। तो यहाँ पे हमारी मूवमेंट्स कैलकुलेट हो चुकी हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का। हम्म। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेसिकली एक सिस्टम होता है अमेरिकन, और एक होता है ब्रिटिश यानी यूके का। जी। अमेरिकन जो है ना वो ऐसे इक्वेशंस बनाते हैं, मतलब ऐसे, लेकिन आपकी जो बनेगी ना वो ऐसे बनेगी, ऐसे।
ठीक है। ए पे 0, सी पे 0, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 70 पॉइंट। और अमेरिकन जैसे बनाते हैं। तो सर लेकिन हमारा ए टू बी हमारा पॉइंट फ्लो होता है, तो उसका कर पाएगा? सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। मैं इसकी क्वेश्चन दोबारा बनाता हूँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वो मैंने देखा नहीं था, सॉरी। इसकी ये बनेगी ऐसे। ये पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है। तो ये 70.3। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कर, मोमेंट्स आगे। अब उसके बाद आखिरी हमारे पास है रिएक्शंस कैलकुलेट करना। रिएक्शंस का मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले अपने मेंबर लेना है। मेंबर ए बी, उसको ऐसे बनाना है। ये आपके पास क्या था, हिंज था, तो ये सिर्फ एक ही रिएक्शन देगा। ये था 4। 4 था, क्या था वैल्यू, क्या था, 16 थी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू ऐसे पुट अप करनी है क्लॉकवाइज। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका आंसर पॉजिटिव आया है। ठीक है, ये आपने साइन नोटेशन याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो अब आपका आंसर पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब आपकी डायरेक्शन ठीक है। तो आपने ये डायरेक्शन लेनी है। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन लगानी है। समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट बी इक्वल टू 70.33। तो आपके पास क्या आ जाएगा, A y × 8। तो ये आपके पास आ रहा है -0.79। इसका मतलब ये क्या है, माइनस का मतलब ये है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक है। अच्छा, तो AY + BY = 16। तो ये BY लेफ्ट होगा। ये बात समझिए, समझ आ गई आपको? ये स्टेप समझ आ गए? जी सर। तो अब आपने सिमिलरली यही काम करना है CY के साथ। और उसकी डायरेक्शन ऐसे लेनी है, यानी उसकी पहले की डायरेक्शन 70 पॉइंट, इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये 8 होगा। तो CY × 8 +70.33 -16 × 8, 8 का 4 × 0। सर क्वेश्चन है, ये जो हम कर रहे हैं, जी जी। जो हमने अभी किया है, जो एंगल्स हमने ढूंढ रहे हैं, और वो हमने जो इक्वेशन के अंदर वो एंगल्स डाल के वैल्यूज मिली थी हमें, वो थी ना, फाइंड द मोमेंट्स एंड रिएक्शंस एट ए बी सी यूजिंग द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। आप दोबारा बताएं क्या कह रहे थे आप?
मोरन जो क्वेश्चन का पार्ट सी है, find the moments and reactions at A, B, C using the slope deflection method. फाइंड द मोमेंट्स, ठीक है जी जी। ये अभी हमने किया है ना वो एंगल डाल के उसमें जी जो इक्वेशंस थी हाँ। हमारी। ये आपका वैसे फाइंड द मोमेंट्स, हाँ ये आपका यहाँ तक मतलब मोमेंट्स हो गए हैं, और ये जो रिएक्शंस मैंने निकाले हैं ना, तो ए वाई जी। भी आ गया, बी वाई भी, बी वाई मतलब बी वाई लेफ्ट आया है, राइट भी आना है, यानी सी वाई से आना है, और ये सी वाई आ गया, और ओके। यहाँ से बी वाई राइट आ जाएगा। वो कैसे आएगा, ये इसको बढ़ा देते हैं, बी वाई राइट प्लस सी वाई इक्वल टू 16 × 8। तो बी वाई राइट कितना हो जाएगा, 16 × 8 -55.2। तो बी वाई राइट आपके पास आ जाएगा 70.8। तो बी वाई लेफ्ट आपके पास कितना था, 16, और इसमें ये ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास तीनों रिएक्शंस आ गए। ठीक है, ये बी वाई। ठीक है, ए वाई आपके पास था ये, बी वाई ये, और सी वाई ये। तो यहाँ पे आपका जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।